नहीं देता। व्यवहारवादी परिभाषा प्रेक्षणीय एवं मापन योग्य प्रदत्तों में ही विश्वास करते हैं या उनका महत्व देते हैं। इस प्रकार वे उद्दीपक अनुक्रिया संयोजनों के अधिगम और उनके प्रबलन पर ही बल देते हैं। उनके अनुसार पर्यावरण के प्रति की गई व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में ही व्यक्तित्व को सर्वोत्तम प्रकार से समझा जा सकता है। अनुक्रिया की विशेषताओं में परिवर्तन के रूप में ही वे प्रायः विकास को समझते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति नए पर्यावरण तथा उद्दीपकों के प्रति की गई अनुक्रिया द्वारा ही नया व्यवहार सीखता है। अधिकांश व्यवहारवादियों के लिए व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। प्रत्येक अनुक्रिया एक व्यवहार जो किसी विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए प्रकट की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भूख लगी रहती है, किंतु भोजन के संदर्भ में हम बहुत चयनात्मक भी होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे अनेक प्रकार की सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, जैसे पालक, लौकी, करेला इत्यादि, किंतु धीरे धीरे वे इनको खाना सीख लेते हैं। ऐसा व्यवहार वे क्यों करते हैं? व्यवहारवादी उपागम के अनुसार बच्चे आरंभ में इन सब्जियों को अपने माता पिता से प्रशंसा प्रबलन पाने के बाद में वे अंततः इन सब्जियों को खाना सीख लेते हैं। केवल इस कारण से ही नहीं, उनके माता पिता इस व्यवहार से प्रसन्न हैं, बल्कि इस कारण से भी उन्हें इन सब्जियों का स्वाद लग गया और वे इन सब्जियों को अच्छा समझते हैं। अतएव व्यवहार को संगठित करने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं में कमी है, जो व्यवहार को ऊर्जित या प्रेरित करती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अनुक्रियाएं व्यवहार प्रति प्रबलित होती हैं। अधिगम सिद्धांत उद्दीपक, अनुक्रिया और प्रबलन के विभिन्न तरीकों से उपयोग को सन्निहित प्राचीन अनुबंधन पावला, नैमित्तिक अनुबंधन स्कीनर और प्रेक्षणात्मक अधिगम बंडूरा के सिद्धांतों से भलीभांति परिचित है। इन सिद्धांतों में अधिगम और व्यवहार के संपोषण का विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया। इन सिद्धांतों के नियमों का व्यक्तित्व सिद्धांतों के विकास में व्यापक रूप से उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत अधिगम में चिंतन प्रक्रियाओं को अत्यधिक महत्व देता है, किंतु प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांतों में चिंतन प्रक्रियाओं को प्रायः कोई स्थान नहीं दिया गया। इसी प्रकार प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत सामाजिक अधिगम, प्रेक्षण एवं दूसरों के अनुकरण पर आधारित है और आत्मनियमन पर बल देता है, जो अन्य सिद्धांतों में अनुपस्थित है। सांस्कृतिक उपागम यह उपागम पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। इसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि किसी समूह की आर्थिक अनुरक्षण प्रणाली सांस्कृतिक और व्यवहारपरक भिन्नताओं की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जलवायु संबंधी दशाएं वासस्थान के भूभाग की प्रकृति और इसमें भोजन, वनस्पति और जीव जंतु की उपलब्धता न केवल लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है, बल्कि उनके व्यवस्थापन के समरूपों, सामाजिक संरचनाओं, श्रम विभाजन और अन्य पक्षों जैसे बाल पोषण रीतियों को भी निर्धारित करती है। सम्मिलित रूप से ये सारे तत्व किसी बच्चे के समग्र अधिगम वातावरण का निर्माण करते हैं। लोगों के कौशल, योग्यताएं, व्यवहार शैलियाँ और मूल्य प्राथमिकताएं इन विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अनुष्ठान, उत्सव, धार्मिक क्रियाकलाप, कला, मनोरंजन, खेलकूद वे साधन जिनके माध्यम से लोगों का व्यक्तित्व किसी संस्कृति में प्रक्षेपित होता है। लोग विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व व्यवहारपरक गुणों का विकास किसी समूह के जीवन की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति अनुकूलन करने के प्रयास में करते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक उपागम पारिस्थितिकी और संस्कृति की मांगों के प्रति व्यक्तियों और समूह के अनुकूलन के रूप में व्यक्तित्व को स्वीकार करता है। सांस्कृतिक उपागम के इन पक्षों को एक मूर्त उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी वन और पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है, जिनकी जीविका आधारभूत साधन शिकार और संग्रहण आर्थिक गतिविधियां होते हैं। झारखंड के बिरहोर एक जनजातीय समूह इसी प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अधिकांश खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते हैं। छोटी टोलियों में ये वन से दूसरे वन तक सतत भ्रमण करते रहते हैं और फलों, कंदों, कुकुरमुत्तों एवं शहद आदि एवं वन उत्पादों का संग्रहण और उपयोग करते हैं। बिरहोर समाज में बच्चों को आरंभिक वर्षों से ही वनों में घूमने और शिकार करने और वन उत्पादों का संग्रहण करने के कौशलों को सीखने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। उनकी बाल समाजीकरण रीतियों में बच्चों को स्वतंत्र बड़ों की सहायता के बिना भी अनेक कार्यों को करना, स्वायत्त अपने लिए अनेकों निर्णय लेना और उपलब्धि उन्मुख शिकार जैसे कार्यों में अंतर्निहित जोखिमों और चुनौतियों का शिकार करना बनाना जीवन के आरंभिक वर्षों से ही शुरू किया जाता है। कृषक समाजों में बच्चा का समाजीकरण बड़ों के प्रति आज्ञा पालन, छोटों के प्रति पोषण और भाव अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व विकसित करने के लिए होता है। चूंकि व्यवहार के गुण कृषक समाजों से लोगों में अधिक उपयोगी बनाते हैं, इसलिए ये गुण लोगों के व्यक्तित्व को प्रभावी विशेषताएं हो जाती हैं। ये विशेषताएं शिकार संग्रह करने वाले समाजों में अधिक उपयोगी और इसलिए अत्यधिक सम्मानित समझे जाने वाले स्वतंत्रता, स्वायत्ता और उपलब्धि जैसे गुणों से भिन्न होते हैं। विभिन्न आर्थिक अनुसरणों और सांस्कृतिक मांगों के शिकार संग्रह
करने तथा कृषक समाजों के बच्चों भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व प्रतिरूप विकसित एवं प्रदर्शित करते हैं। मानवतावादी उपागम। मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकसित हुए। व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने विशेष रूप से योगदान किया। हम उनके सिद्धांतों को संक्षेप में उल्लेख करेंगे। रॉजर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एक पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति फुली फंक्शनिंग पर्सन का है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए संतुष्टि अभिप्रेरक शक्ति है। लोग अपनी क्षमताओं, संभाव्यता और प्रतिभाओं को संभव सर्वोत्कृष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों में एक सहज प्रवृत्ति होती है जो उन्हें वंशगत प्रकृति की सिद्धि या प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट करती है। मानव व्यवहार में के बारे में रॉजर्स ने दो आधारभूत अभिग्रह निर्मित किए। एक व्यवहार लक्षणोन्मुख और साधक होता है, दूसरा यह कि लोग सहज रूप से अच्छे होते हैं, सदैव अनुकूली और आत्मसिद्धि वाले व्यवहार का चयन करेंगे। रॉजर्स का सिद्धांत उनके निदानशाला में रोगियों को सुनने से प्राप्त अनुभव से विकसित हुआ है। समायोजन और आत्मसंप्रत्यय का प्रतिरूप। अनुभव आत्मसंप्रत्यय। कुसुमायोजित व्यक्ति विसंगति। सुषमायोजित व्यक्ति में आत्मसंप्रत्यय, अनुभव और संगति। उनके सेवार्थियों के अनुभव में आत्म एवं महत्वपूर्ण तत्व था। इस प्रकार उनका सिद्धांत आत्म के संप्रदाय का चतुर्दिक संरचित है। इनके सिद्धांत का अभिग्रह है कि लोग सतत अपने वास्तविक आत्म की सिद्धि या प्राप्ति के लिए प्रक्रिया में लगे रहते हैं। रॉजर्स ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आदर्श या आत्म का एक संप्रत्यय होता है। एक आदर्श आत्म वह आत्म होता है जो एक व्यक्ति बनना अथवा होना चाहता है। जब वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म के बीच समरूपता होती है तो व्यक्ति समानता प्रसन्न रहता है, किंतु दोनों प्रकार के आत्म के बीच विसंगति के कारण प्राय अप्रसन्नता और असंतोष की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। रॉजर्स का एक आधारभूत सिद्धांत है कि लोगों में आत्मसिद्धि के माध्यम से आत्म संप्रत्यय को अधिकतम सीमा तक विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया में आत्म विकसित, विस्तारित और अधिक सामाजिक हो जाता है। रॉजर्स व्यक्तित्व विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसमें अपने आपका मूल्यांकन करने का अधिगम और आत्मसिद्धि की प्रक्रिया में प्रवृत्ति सन्निहित होती है। उन्होंने आत्म संप्रत्यय के विकास में सामाजिक प्रभावों की भूमिका को स्वीकार किया। जब सामाजिक दशाएं अनुकूल होती हैं तब आत्म संप्रत्यय और आत्म सम्मान उच्च होता है। इसके विपरीत जब सामाजिक दशाएं प्रतिकूल होती हैं तब आत्म संप्रत्यय और आत्म सम्मान निम्न होता है। उच्च आत्म संप्रत्यय और उच्च आत्म सम्मान रखने वाले लोग समानता, नम्र एवं नए अनुभवों के प्रति मुक्त भाव से ग्रहणशील होते हैं ताकि वे अपने सतत विकास और आत्मसिद्धि में लगे रह सकें। यह स्थिति अपेक्षा रखती है कि अशर्त सकारात्मक आदर का वातावरण, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आवश्यक निर्मित किया जाए ताकि लोगों के आत्म संप्रत्यय की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जिसे रॉजर्स ने विकसित किया, मूल रूप से इस प्रकार की स्थिति को व्यक्त करने का प्रयास करती है। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता के पदानुक्रम से परिचित। मैस्लो ने आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लब्धि या प्राप्ति के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ लोगों की एक विस्तृत व्याख्या दी। आत्मसिद्धि वह अवस्था होती है जिसमें लोग अपनी संपूर्ण संभाव्यताओं को विकसित कर चुके होते हैं। मैस्लो ने मनुष्य का एक आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया है जिसके अंतर्गत मानव में प्रेम, हर्ष और सृजनात्मक कार्यों को करने की संभाव्यता होती है। मनुष्य अपने जीवन को स्वरूप देने में, आत्मसिद्धि को प्राप्त करने में स्वतंत्र माने गए हैं। अभिप्रेरणाएं जो हमारे जीवन को नियमित करती हैं के विश्लेषण के द्वारा आत्मसिद्धि को संभव बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि जैविक सुरक्षा और आत्मीयता की आवश्यकता उत्तरजीविता आवश्यकताएं पशुओं और मनुष्यों दोनों में पाई जाती हैं। अतएव किसी व्यक्ति का अमात्र इन आवश्यकताओं की संतुष्टि में संलग्न होना उसे पशु के स्तर पर ले आता है। मानव जीवन की वास्तविक यात्रा आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि जैसी आवश्यकताओं के अनुसरण से आरंभ होती है। मानवतावादी उपागम के सकारात्मक पक्षों का महत्व बल देता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन। लोगों को जानने, समझना और उनका वर्णन करने का कार्य ऐसा है जैसे दैनंदिन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सम्मत होता है। जब नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही उनसे अंतर्क्रिया करने के पहले ही हम ये भविष्य कथन भी करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने पूर्वानुभवों, प्रेक्षणों, वार्तालापों और दूसरों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करते हैं।
इस उपागम के आधार पर दूसरों को समझना उनके कारकों से प्रभावित हो सकता है, जो हमारे निर्णयों को अतिरंजित कर वस्तुनिष्ठता को कम कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तियों का विश्लेषण करने के लिए हमें अपने प्रयासों को और अधिक औपचारिक रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए स्वदेश औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मूल्यांकन पर्सनालिटी असेसमेंट कहा जाता है। मूल्यांकन का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिनका उद्देश्य कुछ विशेषताओं के आधार पर लोगों के मूल्यांकन या उनके मध्य विभेदन के लिए किया जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य लोगों के व्यवहार को न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम परिशुद्धता के साथ समझना और उसकी भविष्यवाणी करना होता है। मूल्यांकन में किसी व्यक्ति विशेष से में व्यक्ति सामान्यतः कौन सा व्यवहार करता है और कैसे करता है, यह समझने का प्रयास करते हैं। हमारी समझ को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त मूल्यांकन निदान प्रशिक्षण स्थानन परामर्श और अन्य उद्देश्यों को भी बहुत उपयोगी के लिए भी बहुत उपयोगी है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। समानता सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक के अंतर्गत मनोमितिक परीक्षण साइकोमेट्रिक टेस्ट, आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स, प्रक्षेपी तकनीक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और व्यवहार परक विश्लेषण बिहेवियरल एनालिसिस आते हैं। इन तकनीकों के मूल सैद्धांतिक उन्मुखताओं में है विभिन्न पक्षों पर बल डालती है। आत्म प्रतिवेदन माप आल्पोर्ट ने सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि उसके बारे में पूछना। उनका यह दृष्टिकोण आत्म प्रतिवेदन मापों के उपयोग का कारण बना। ये माप उचित रूप से संरचित होते हैं और प्रायः ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जिसमें प्रयोजक को किसी प्रकार की निर्धारण मापनी पर शाब्दिक अनुक्रियाएं देनी होती हैं। इस विधि में प्रयोजक को विभिन्न कथनों के संदर्भ में अपनी भावनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिवेदन देना अपेक्षित होता है। इन अनुक्रियाओं को उनके मूल रूप से अंकित मूल्य में स्वीकार कर लिया जाता है और उन अनुक्रियाओं को मात्रात्मक रूप में अंक दिए जाते हैं और परीक्षण के लिए विकसित मानकों के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है। कुछ प्रसिद्ध आत्म प्रतिवेदन मापों का संक्षिप्त विवरण नीचे है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI ये एक सूची परीक्षण है जिसके लिए व्यक्तित्व मूल्यांकन में व्यापक रूप से उपयोग की गई है। हाथवे एवं मैकलेने ने मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक सहायक उपकरण के रूप में विकास किया, किंतु यह परीक्षण विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने के लिए अत्यंत प्रभावी पाया गया। इसका परिशोधित MMPI-2 के रूप में उपलब्ध है। इसमें 567 कथन है। प्रयोजक को अपने लिए प्रत्येक कथन के सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय लेना होता है। यह परीक्षण 10 उपमापनियों में विभाजित है जो स्वकाय दुश्चिंता रोग, अवसाद, हिस्टीरिया, मनोविकृत विसमान्य, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, व्यामोह, मनोदौर्बल्य, मनोविदलता, उन्माद और सामाजिक अंतर्मुखता के निदान करने का प्रयत्न करता है। बाद में मलिक एवं जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची JMPI को की तरह ही विकसित किया है। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ आइजेंक द्वारा विकसित इस परीक्षण में आरंभ में व्यक्तित्व के 2 आयामों अंतर्मुखता बहिर्मुखता और सामवेगिक स्थिरता का मूल्यांकन किया। 32 व्यक्तित्व विशेषज्ञ इन आयामों की विशेषता के रूप में बताए गए। बाद में चलकर आइजेंक ने तीसरा आयाम मनस्तापिता साइकोटिसिज्म इस परीक्षण में जोड़ा। यह मनोविकारों से संबंधित दूसरे के लिए भावना में कमी, लोगों के साथ अंतर्क्रिया करने का एक कठोर तरीका और सामाजिक परंपराओं की अवज्ञा करने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति आक्रामक, हम केंद्रीय और समाज विरोधी होते हैं। इस परीक्षण का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया। 16 व्यक्तित्व कारक मापनी 16PM यह परीक्षण गैडल के द्वारा विकसित किया गया। अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले कारकों में एक बृहत समुच्चय की पहचान की और बाद में मूल व्यक्तित्व संरचना की पहचान के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग किया। आप इस सांख्यिकीय तकनीक के बारे में बाद में देखेंगे। इस परीक्षण में घोषणात्मक कथन दिए गए हैं और प्रयोग जिसकी विशिष्ट स्थिति के प्रति दिए गए विकल्पों के समुच्चय से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुक्रिया देता है। इस परीक्षण का उपयोग उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं वयस्कों के लिए किया जाता है। यह परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण और व्यावसायिक परीक्षण में अत्यंत उपयोगी पाया गया। कुछ लोकप्रिय परीक्षणों के अतिरिक्त जो आत्म प्रतिवेदन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, कुछ दूसरे परीक्षण भी जो व्यक्तित्व के विशिष्ट आयामों जैसे सत्यवाद, नियंत्रण, स्थान, आशावाद इत्यादि का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। आगे मनोविज्ञान का अध्ययन करने पर इसके बारे में जानकारी। आत्म प्रतिवेदन मापों में अनेक समस्याएं न्यूनताएं पाई जाती हैं। सामाजिक वांछनीयता सोशल डिजायरेबिलिटी उनमें से एक है।
उत्तरदाता में सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तरीके से ही एकांशों के प्रतिक्रिया के प्रति अनुक्रिया देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी समस्या अनुमनन